मॉर्निंग गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। 31 जुलाई में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो जल्दी भर ले, क्योंकि टिक टिक आईटीआर की शुरू हो चुकी है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग आपको कैसे करनी है, कैसे अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म आपको चुनना है, फॉर्म 16 एआईएस और 26 एएस का मिलान कितना जरूरी होता है, अगर आपने जॉब बदली है तो किन डॉक्यूमेंट्स का आपको इस बार ध्यान रखना है, और कैपिटल गेन को कैसे आपको फाइल करना है। साथ ही अगर ये सब फाइल करने के बाद भी आपसे गलती हो जाए तो फिर उसको कैसे सुधारना है, ये सब जानेंगे हम आज के हमारे शो में हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग, साथ ही ईवा इंडिया के टैक्स पार्टनर अमरपाल चड्ढा जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और लास्ट मिनट में और भी ज़्यादा डाउट बढ़ जाते हैं जो टैक्स फाइलिंग के लिए बैठते हैं, इसलिए हमने ये फटाफट सा एक रीकैप उन लोगों के लिए रखा है ताकि कभी भी हमारा ये शो अगर वो देखें तो आराम से जो उनका अनसुलझा पहलू है टैक्स का वो तुरंत सुलझ जाए। तो सबसे पहले जो शुरुआत करूंगी मैं वो आपसे करूंगी सुनील जी, फटाफट ये बताइए कौन कौन से आईटीआर फॉर्म हैं और किस किस के लिए वो हैं। देखिए सिमता, अभी 31 जुलाई को जो आईटीआर फॉर्म जा रहे हैं मेनली उनके जा रहे हैं जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपका टैक्स ऑडिट का केस नहीं यानी ऑडिट का केस नहीं है तो आपको 31 जुलाई तक ही आपको रिटर्न फाइल करनी होती थी, और ऑडिट के मामले में 31 अक्टूबर की डेट थी। लेकिन अभी सरकार ने एक डेट और डाल दी है, 31 अगस्त। तो जिसकी बिजनेस इनकम है लेकिन ऑडिट नहीं होगा 31 अगस्त, अदर देन बिजनेस इनकम है तो फिर आपको 31 जुलाई तक फॉर्म भरना है। अब 4 फॉर्म बेसिकली आपके पास में है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। तो अगर हम इसको रिवर्स गियर में शुरू करें आईटीआर 4 से, तो आईटीआर 4 है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, जिनकी प्रिजम्पटिव स्कीम में इनकम है। और उसमें आपको पता होगा कि सरकार ने 3 स्कीम दे रखी है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, आपकी अगर इनकम, आपकी सेल, आपकी टर्नओवर, आपकी रिसीट्स 2 करोड़ रुपए तक है तो फिर आप अपनी इनकम का 6% अगर आपने चेक से पेमेंट ली है, 8% अगर आपने कैश में पेमेंट ली है, तो फिर आप वो दिखाकर आप उसको प्रिजम्पटिव स्कीम में डाल सकते हैं। लास्ट ईयर बजट में मैडम ने उसकी लिमिट बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी थी, बशर्ते आपकी सारी की सारी टर्नओवर चेक से होनी चाहिए, बैंकिंग से होनी चाहिए, यूपीआई के माध्यम से होनी चाहिए। यानी सरकार चाहती है कि यूपीआई के माध्यम से और आप बैंकिंग चैनल से ट्रांजेक्शन्स करोगे तो हम आपको एक बेनिफिट देने जा रहे हैं। ऐसे ही जो सेक्शन 44 एडी होता है प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लीगल प्रोफेशन है, तो एक लिस्ट दे रखी है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए आपको पता होगा कि 50 लाख रुपए तक आपकी रिसीट्स हैं तो 50% की इनकम आप दिखा दीजिए और आप 44 एडीए में रिटर्न फाइल कर दीजिए। उसके लिए स्पेशल फॉर्म है, जैसे मैंने बताया आईटीआर 4। आईटीआर 3 उनके लिए जिनकी बिजनेस से इनकम होगी, जो बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, जो जिनकी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, पर अगर आपने फ्यूचर ऑप्शन में काम किया है, F&O में काम किया है या इंट्राडे काम किया है, तो वो जो इनकम होती है बिजनेस इनकम मानी जाती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर आपका चाहे आपकी मेनली इनकम सैलरी से है या हाउस प्रॉपर्टी से या पेंशन से है, पर उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल उठा कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 किसके लिए है। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दोनों के दोनों बिजनेस सैलरी के लिए हैं, जिनकी सैलरी यानी बिजनेस से इनकम नहीं है। तो कौन सी इनकम हो सकती है? आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, आपको सैलरी से इनकम हो सकती है, आपको अदर सोर्सेज से इनकम हो सकती है, और आपको कैपिटल गेन से इनकम हो सकती है। उस केस में आपको आईटीआर 1 या आईटीआर 2 होगा। तो आईटीआर 1 जिसको हम सहज फॉर्म कहते हैं, सबसे सिंपल फॉर्म है, जहां आपको 50 लाख रुपए तक की आपकी इनकम होनी चाहिए, सैलरी से होनी चाहिए, पेंशन से होनी चाहिए, इंटरेस्ट से होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए, या एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 रुपए तक अगर है। हाँ, एक अच्छा काम सरकार ने किया है। पहले क्या होता था, अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, सिप के माध्यम से पैसा लगाते हैं, और हम हर बार शो में कहते हैं कि आपको 18,000 रुपये टैक्स बचाना है, तो हर बार 1.25 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है उसको आप अकाउंट फॉर कर लीजिए, यानी 31 मार्च से पहले पहले 1,25,000 का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और सिक्योरिटीज को दोबारा परचेज कर लीजिए। तो क्या होगा कि आपकी होल्डिंग भी सेम रह गई और आपने 18,000 रुपये के लगभग टैक्स बचा लिया, क्योंकि 1,25,000 रुपये तक आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका है लिस्टेड सिक्योरिटी पर, म्यूचुअल फंड्स पर या यूनिट्स पर, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो पहले आईटीआर 2 फॉर्म भरना पड़ता था कैपिटल गेन के केस में। इस साल सरकार ने परिवर्तन कर दिया कि आईटीआर 1 अगर 1.25 लाख रुपए तक है
तो ITR 1 आप भर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या कोई म्यूचुअल फंड पे होगा या डेट म्यूचुअल फंड पे होगा, वहां पे आप नहीं भर पाएंगे। और लास्ट में एक बात और बताऊंगा मैं आपको, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है। जो डेट म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी भी हो, वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही आएगा। ओके। और दूसरी बात, जो लोग अक्सर गलती करते हैं, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, विशेषकर मैं बता रहा हूं जो सैलरीड एम्प्लॉई है, उनको असेट एंड लायबिलिटी भरनी जरूरी है, और उसको बड़े कैजुअल तरीके से भरते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्टेज पर वो पहुंचते हैं हम फॉर्म के मिलान पर। तो मुझे एक बात बताइए अमरपाल चड्ढा सर कि फॉर्म 16, AIS और 26 AS, इन तीनों का मिलान करना कितना जरूरी होता है? स्मिता, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज अभी क्या है कि पहले तो लोग सिर्फ फॉर्म 16 देख के अपनी रिटर्न फाइल कर देते थे। अभी थोड़ी सी एक स्टेज बढ़ गई है, जैसे आपने बोला, अभी फॉर्म 16 जो कि सैलरी का प्रूफ है जो एम्प्लॉयर देता है। AIS है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, जिसमें पूरे साल की आपकी सैलरी इनकम भी आएगी, अदर इनकम्स भी आ जाती हैं और बहुत सारी ट्रांजैक्शंस भी इसमें कैप्चर हो जाती है। 26AS एक प्रूफ है कि आपका किस किस एंटिटी ने टैक्स काटा है, आपके एम्प्लॉयर ने, बैंक ने, कोई और आपने ट्रांजैक्शन करी है प्रॉपर्टी की जिन्होंने टैक्स काटा है, वो सब 26AS में आता है। इसको किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि एक टैक्स पेयर की ड्यूटी है कि फॉर्म 16 AIS और 26AS को मैच करे। अगर आंकड़े नहीं मिल रहे, अगर AIS में कोई इनकम आ रही है जो फॉर्म 16 से मैच नहीं हो रही, तो उसको रिकंसाइल करके तभी वो टैक्स रिटर्न में डाले। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मली आप 31st की वेट मत करिए। जैसे आपका शो आज काफी टाइमली है, अभी इमिडिएटली ये चीजें रिकंसाइल करिए कि फॉर्म 16 AIS 26 AS आपका मैच हो रहा है, और तभी अपने वो नंबर आप रिटर्न में डालिए। क्योंकि अब आप जब इनकम टैक्स रिटर्न अगर खुद भर रहे हैं और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे करते हैं, तो उसमें भी नंबर प्री पॉपुलेटेड आएंगे। उनको इनसे मैच करना जरूरी है। सिर्फ सहूलियत के लिए जाके बस क्लिक मत कर दीजिए कि आई एक्सेप्ट, ये सारे नंबर्स ठीक हैं। यू हैव टू रिकंसाइल, ये सारे नंबर्स आपके रिकंसाइल होने चाहिए। इन केस आपने रिटर्न ऑलरेडी अपनी फाइल कर दी है और आज आप ये शो देख रहे हैं, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, घबराने की बात नहीं है। रिवीजन करने का भी उसमें एक फॉर्मेट है रिटर्न्स का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम सारी ही बातों को आज डिस्कस करने वाले हैं ताकि लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए। अब यहाँ पर सुनील जी अब आ जाता है कि जब आप फाइल कर रहे होते हैं अपने ITR को, तो उस समय आपकी जितनी भी इनकम होती है सबको रिपोर्ट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और आजकल लोग गलती कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि सरकार के पास में 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है, उनके पास में सारी इंफॉर्मेशन है, डाटा माइनिंग हो रही है। जैसे अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपकी रिकॉर्ड होकर आती हैं और पोर्टल पर प्री पॉपुलेटेड होकर आती हैं। तो आपको दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, आपको जो भी इनकम है, डिविडेंड्स इनकम आ गई, आपको इंटरेस्ट इनकम आ गई, आपने कोई म्यूचुअल फंड सेल किया, कोई कैपिटल गेन किया, आपको सब सब रिपोर्ट करना है। दूसरी बात, लोग अक्सर जो मैंने देखा है अपने बैंक अकाउंट को रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। आपके 4 बैंक अकाउंट है, आपने क्या किया, 2 रिपोर्ट कर दिए, 2 नहीं किए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और तीसरी बात, बहुत सारे लोगों को पैसिव इनकम होती है। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर है, रेंट आ रहा है। अब रेंट हो सकता है आपकी फादर के नाम से, आपकी वाइफ के नाम से आ रहा हो, लेकिन आप चूंकि जॉइंट ओनर हैं, तो आधा रेंट आपका होगा, आधा आपकी वाइफ का या आपके भाई का या आपके फादर का होगा। लोग उस इनकम को दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? और विशेषकर मैंने देखा है जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, उनके पास तो फॉर्म 16 आ गया, एम्प्लॉयर से आ गया, उसके अलावा वो ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। उनको लगता है भाई इतना टैक्स हमारा कट गया, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं बनता। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकार के पास क्योंकि हर रिपोर्टेड है, तो सारी इनकम को आपको दिखाना है जो आपके बैंक में आ रही है या जो नहीं भी आ रही है और एक्टिव हो रही है आपके अकाउंट में। अब अगर मान लीजिए अमरपाल सर किसी ने अपनी जॉब बदली है इसी फाइनेंशियल ईयर, इसी असेसमेंट ईयर में किसी ने अपनी नौकरी बदल ली, तो फिर उसको क्या क्या करना जरूरी होगा ITR फाइलिंग के समय? हाँ स्मिता, वो भी मैं कवर करता हूँ। उससे पहले जो सुनील जी ने कहा, एक पॉइंट मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। सुनील जी ने हिंट भी किया उस तरफ कि आपकी कई इनकम एग्जेम्प्ट इनकम हो सकती है, वो भी रिपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे कि आपका PPF का इंटरेस्ट अगर आ रहा है, आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे जो आपने बेच दिए या रिडीम हो गए, जो कि नॉन टैक्सेबल अगर आप ओरिजिनल अलॉटी हैं, उन पे जो कैपिटल गेन्स हो रहा है, ये सब इनकम रिपोर्ट करनी है, इरिस्पेक्टिव वेदर टैक्सेबल और नॉट। अब मैं आपका दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, जो
अगर आपने साल के दौरान, इंडिया फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल 2025, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026, इस पीरियड के दौरान अगर आप अपना जॉब चेंज करते हैं, आइडियली आपको अपने नए एम्प्लॉयर को सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि ये मेरी पिछली इनकम थी, ये स्लैब बेनिफिट्स मेरे पिछले एम्प्लॉयर ने कंसिडर कर लिए। अगर आप वो नहीं भी करते, आपके पास जो 2 फॉर्म 16 फिर आए हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको एनालाइज करिए कि कहीं डिडक्शन दो जगह पे तो नहीं आ गई। वैसे तो अब न्यू रिजीम में काफी सिंपल हो गया है, ज्यादा डिडक्शंस है ही नहीं, बट इन केस फिर भी अगर कोई स्लैब बेनिफिट किसी एक एम्प्लॉयर ने दे दी है, तो आपको वो चेक करके फिर अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है। अदरवाइज क्या होगा कि आपके नंबर्स कभी मैच नहीं करेंगे, रिटर्न आप फाइल कर देंगे और बाद में सिस्टम से आपको नोटिस आएगा। ओके, चलिए ये भी हमने यहाँ पर जान लिया कि जॉब जब आपको चेंज करना है तो फिर आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। अब आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो अब सुनील जी मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को पूरे एक साल में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कैपिटल गेन हुआ है तो फिर इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों को? देखिए, कैपिटल गेन के नियम सरल नियम नहीं कह सकते, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पता होगा मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछली बार उनको चेंज भी किया था। अभी मैंने बताया था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, यानी 1 साल से ज्यादा आपकी होल्डिंग है किस पे, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड म्यूचुअल फंड और लिस्टेड यूनिट के ऊपर, तो उसके लिए स्लैब जो होगा वो 12.5% का अलग टैक्स का रेट है। वैसे तो सारा ही लॉन्ग टर्म आजकल 12.5% पे है, लेकिन उसमें 1.25 लाख रुपए की आपको अलग से छूट मिलती है, केवल उसी पे मिलती है, बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलती है। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो फिर आपको पता होगा कि अगर लिस्टेड इक्विटी है, यानी लिस्टेड कोई भी सिक्योरिटीज है, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे कोई भी डिबेंचर्स हैं, चाहे बॉन्ड्स हैं, तो उस पे आपका टैक्स का रेट 20% होगा। और इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई होता है, प्रॉपर्टी पे हो जाए या अनलिस्टेड शेयर पे हो जाए, तो फिर आपको नॉर्मल स्लैब रेट पे वो चला जाता है। जो भी आपका स्लैब रेट होगा, 30 का है तो 30 का, 20 का है तो 20 का। अब जहां तक रिपोर्टिंग का सवाल है, लोग क्या करते हैं कि उसको बड़े कैजुअल वे में भर देते हैं, जबकि तरीका क्या है कि आपको अपने ब्रोकर से या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वहां से अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिए। और अच्छी बात क्या है कि वो टैक्स सेवी है, यानी आप जैसे वहां से डाउनलोड करेंगे आप एज इट इज उसको फीड कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो वहां भी आप फीड कर दीजिए तो आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी। लेकिन लास्ट में आपको जरूर मैच करना चाहिए कि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो आपस में जो मेरा अकाउंटेड है वो प्रॉपर है कि नहीं है। और आपको पता होगा कि आपस में जो लॉस एडजस्ट करने के नियम है वो भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा लॉस, मेरा शॉर्ट टर्म लॉस कैसे एडजस्ट होगा, मेरा लॉन्ग टर्म कैसे एडजस्ट होगा। उसको मैं कैरी फॉरवर्ड, वो लोग कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं, जबकि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की भी परमिशन है। तो थोड़ा सा टेक्निकल होता है अगर आप कैपिटल गेन में काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से आप करेंगे तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तो कम से कम लोगों को सहूलियत हो जाएगी। अब अमरपाल सर एक बात बताइए, आयकर विभाग क्योंकि ट्रेडिंग को आपकी बिजनेस आय मानता है, अगर आपने ट्रेडिंग से कमाई की है तो फिर इसका टैक्सेशन कैसे होता है, और इस पे जो फाइलिंग करेंगे उस वक्त इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे हम? स्मिता, दो चीजें हैं इसमें। एक तो बिजनेस इनकम तब बनती है जब आप कोई काम रेगुलरली कर रहे हैं। अगर सपोज मैं और आप साल में या महीने में 2 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टर हैं, हमने इन्वेस्ट किया और एग्जिट करा। बट जैसे सुनील जी पहले कह रहे थे, जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं या एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, वो बिजनेस इनकम बन जाता है। बिजनेस इनकम के जो प्रिंसिपल हैं टैक्सेशन के, टोटल प्रॉफिट में से जो एक्सपेंसेस है उनकी डिडक्शन मिलती है। कुछ केसेस में आपको अगर वॉल्यूम बढ़ जाए, जैसे 1 करोड़ से ऊपर की इनकम हो, तो टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ता है। तो जितने बिजनेस के प्रिंसिपल और टैक्स रेट्स हैं वो सारे फॉलो करने हैं अगर आपकी बिजनेस इनकम है। एफएनओ ट्रेडिंग हो या इंट्राडे इंटरडे ट्रेडिंग हो, उन सबको आपको बिजनेस इनकम की तरह रिपोर्ट करना है। प्रिंसिपल बिजनेस टैक्सेशन के स्टिल सेम है। इसका मतलब है आप बिजनेस रन कर रहे हैं, जो आपका मुनाफा होगा एक्सपेंसेस के बाद वो टैक्सेबल है। बिल्कुल, तो इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग करने वाले इस बात का इस बार ध्यान रखेंगे। अब आ, सवाल ये, और सबसे बड़ा सवाल ये सुनील जी, वो ये कि इस साल न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, इन दोनों में से किस रिजीम में रहना फायदेमंद आपको लगता है, और किसको कौन सी रिजीम चुननी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए कि आप नया टैक्स रिजीम बाई डिफॉल्ट है, अगर आपको चुनना है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना पड़ेगा, नया तो आपका सिस्टम ही बता देता है।
जब पिछले साल इसको 12 लाख लिमिट किया गया था, तो बहुत सारे जो डिडक्शंस थी या जो लोग क्लेम किया करते थे, वो उनको लगा कि अब हमें नई रिजीम में ही फायदा है और पुराने रिजीम में कोई फायदा नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में अभी भी ओल्ड रिजीम में फायदा हो सकता है, जैसे एचआरए मान लीजिए आपको मिल रहा है और अच्छा अमाउंट आपको मिल रहा है एचआरए का, और आप फिर रेंट भी अच्छा पे कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शंस हो सकती है कि ज़्यादा मिल जाए, तो आपको ओल्ड रिजीम में, या आपने एजुकेशन लोन भी ले रखा है, क्योंकि एजुकेशन लोन में स्पेशल फीचर ये होता है कि जितना भी इंटरेस्ट होता है, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है आपका, वो उसकी डिडक्शन मिलती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, 2 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो। यानी अगर आपने सारी डिडक्शंस क्लेम कर ली हैं, आपने एटीसी, एटीसीसीडी जैसे नॉर्मल है, या एजुकेशन लोन भी है और एचआरए भी है, तो फिर आपको सरकार ने एक सहूलियत दी है कि आप दोनों रिजीम में अपने कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिए, और जिसमें आपका टैक्स कम आए वो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। पर आपको एक बात याद रखनी है, ये सहूलियत चेंज करने की केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है, कि सैलरीड एम्प्लॉय तो हर साल जिस स्कीम को चाहे उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक बार भी बिजनेस इनकम हो गई, मान लो आपने फ्यूचर ऑप्शन में काम कर लिया, तो फिर वो चांस आपको जिंदगी में एक ही बार मिलता है ऑप्ट आउट करने का, बार बार आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको नई रिजीम में रहना पड़ेगा। जीम का भी ये जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बताएंगे आपको कि आईटीआर की लास्ट मिनट में जब आप फाइलिंग करेंगे तो फिर किन किन बातों का आपको रखना है ध्यान। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और आईटीआर की टिक टिक शुरू हो चुकी है। कैसे आपको अपना लास्ट मिनट में आईटीआर भरने की पूरी प्लानिंग करनी है, इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ इस वक्त सुनील गर्ग और साथ ही अमरपाल चड्ढा लगातार मौजूद हैं। अब अमरपाल सर, मैं आपके पास आती हूँ। मान लीजिए किसी ने अपनी पूरी तैयारी करके आईटीआर की जो फाइलिंग है वो भी कर ली, उसकी तरफ से उसमें कोई गलती नहीं हुई, लेकिन जब उसने फाइल कर दिया तब उसको ऐसा लगा कि उसने गलती कर दी फाइलिंग में। मतलब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन था जो मिसमैच है, जिसमें अंतर है। अब क्या गुंजाइश है उसको ठीक करने की? स्मिता, पहले तो जो आप ये बोल रहे हो ना, ये बहुत होता है। ये जैसे ये फीलिंग ऐसी है, जब एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं तो याद आता है कि ये क्वेश्चन शायद रह गया, या ये क्वेश्चन का मेरा आंसर गलत है। तो ऐसे ही जब रिटर्न फाइल होती है ना, जैसे ही लोड होती है, उसी टाइम कोई ना कोई घंटी जरूर बजती है कि ओह, एक इनकम मिस हो गई। जैसे सुनील जी कह रहे थे, एक बैंक अकाउंट मिस हो गया। तो हम बहुत देखते हैं, ये होता है। बट इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है और कोई शॉर्टकमिंग आपको आज पता चल जाए फाइल करते सार, या ड्यू डेट से पहले पता चल जाए, आपको अलाउड है अपनी रिटर्न रिवाइज करना। सो इस साल के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है हमारा, इसकी रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च 2027 तक। सो आपके पास टाइम है अपनी रिटर्न रिवाइज करने का। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको गलती पता चल गई है, तो एक बारी पूरा ध्यान से सारी चीजें देख लीजिए। कोई और इनकम, कोई टीडीएस क्रेडिट, कोई और अगर आपने मिस कर दिया, जल्दबाजी में रिवीजन मत करिए। बहुत बारी मैं देखता हूं कि लोग रिटर्न फाइल करते हैं और इमीडिएटली रिवाइज कर देते हैं, और फिर इनको 5 दिन बाद याद आता है कि एक और एंट्री मिस हो गई। सो अगर आपसे फाइल हो गई है और कोई गलती है, आराम से बैठ के सोचिए, एनालाइज करिए, विद इन टाइम लिमिट रिटर्न को खुद ही रिवाइज कर दीजिए। ये मत अज्यूम करिए कि एक छोटी सी गलती है और आप छोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल अमाउंट है, या टैक्स है ही नहीं, सिर्फ इनकम मैंने डिस्क्लोज नहीं करी। सुनील जी पहले हिंट कर रहे थे, जैसे आपकी एसेट स्टेटमेंट है, उसमें मैंने कुछ नहीं डाला। आपसे कोई गलती हो जाए जिसमें इनकम पे इम्पैक्ट आ रहा है, टैक्स पे इम्पैक्ट आ रहा है, आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और बेस्ट आंसर भी यही है कि रिवाइज कर देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए कि आपको नोटिस आए और उसके बाद आप रिवाइज करें। सो प्रोविजन फॉर रिवीजन इज देयर इनबिल्ट इन द लॉ इटसेल्फ। बिल्कुल। यहाँ पर अगर गलती हो जाए तो आप रिवाइज्ड जो है रिटर्न उसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन गलती ही ना हो इसके लिए क्या करें? तो सुनील जी, आप जरा बताइए कि लास्ट मिनट में अगर टैक्स की प्लानिंग अभी भी कोई बैठ के कर रहा हो या आने वाले 1-2 दिनों में वो करना चाह रहा हो, तो कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो वो बिल्कुल ना करे, ताकि उसका रिफंड ना अटके, ताकि उसको किसी तरीके का नोटिस ना आए? देखिए सिमता, हम एक तो लास्ट मिनट की इंतजार करते हैं कि 31 जुलाई है, उस पर भी इंतजार करते हैं कि शायद मैडम फाइनेंस मिनिस्टर डेट बढ़ा देंगे इसकी। तो पहले तो बहुत हुआ करता था, अब सरकार सख्त हो गई है, अब कोई डेट नहीं बढ़ाती है। तो ये बात मान लीजिए डेट नहीं बढ़ेगी। और लास्ट मिनट की इंतजार क्यों करना?
आपको रिटर्न भरना एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। इसको इतने कैजुअल तरीके से नहीं सोचना चाहिए। हमने इतनी गलतियाँ देखी हैं, मतलब लोग इतनी गलतियाँ करते हैं, इतनी सिली मिस्टेक करते हैं कि वो फिर कहते हैं कि हमारा रिफंड नहीं आ रहा है। जबकि रिफंड का आज हालत ये है कि 24 से 48 घंटे में रिटर्न प्रोसेस होके रिफंड आपके अकाउंट में आ रहा है, बशर्ते आपने कोई गलती ना की हो। कुछ मैं मिस्टेक बताता हूँ, जैसे मैंने एक पहले बताई थी, लोग पूरा बैंक अकाउंट ही अपना डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मैंने देखा है लोगों के पैन पे जो एड्रेस है, वो एड्रेस 10 साल पुराना है, उसके बाद वो 10 नौकरियां चेंज कर चुके हैं, शहर चेंज कर चुके हैं, अपना कभी एड्रेस चेंज नहीं करवाते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि जब आप रिटर्न की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, आप इस डर से कि मेरे कुछ मिसमैच आ जाएंगे, या आपको लगा कि कोई इनकम एआईएस में आई हुई है, आप उसको रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, या जानबूझ के उसमें डिफरेंस डाल देते हैं। तो ये जाकर आप मिस्टेक करेंगे, तो क्योंकि आप ऑटो पॉपुलेटेड है सारी चीजें, तो फिर आपको रिफंड भी नहीं आएगा और पेनल्टी और आ जाती है। साथ में लोग ई वेरीफाई नहीं करते हैं, जबकि ई वेरीफाई आपको रिटर्न करना है। आपने रिटर्न भर दी है, तो आपने उसको ई वेरीफाई नहीं किया, जबकि आधार ओटीपी से आपको ई वेरीफाई करनी है उस रिटर्न को। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है प्रैक्टिकली, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, बस अपनी इनकम को देखा, अपनी इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों को इनकम से मैच कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपकी इनकम तो 12 लाख है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट और खर्चे मिला के 24 लाख है या 25 लाख रुपए, तो क्या होगा? फिर तो बाई डिफॉल्ट मिसमैच है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप बैंक से कर रहे हैं, या आपने कोई भी लोन लिया, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई आपने गाड़ी परचेज की, कोई ज्वेलरी परचेज की है, तो उसके बिल संभाल के रखिए। उनको अगर आपको मैंडेटरी नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि 1 करोड़ से ऊपर तो आपको एसेट लायबिलिटी देना जरूरी है। अगर आपकी रिटर्न 1 करोड़ से कम भी है, आपने मान लीजिए ज्वेलरी परचेज की है, आपने कोई फ्लैट को पेमेंट की है, तो आप अपने जो घर की फाइल है उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट का पूरा बना के रखिए कि मैंने यहाँ से इनकम आई, यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ गया, यहाँ मैंने खर्चे किए। तो फिर आपको जरूरी होता है, क्योंकि सरकार आपको 6 साल तक कभी भी पूछ सकती है। बिल्कुल, तो ये गलतियाँ फ़िलहाल आपको नहीं करनी है, लेकिन कितना भी ये कह लिया जाए, कितना भी आप लोगों के द्वारा हम इस शो के माध्यम से भी लोगों को समझाने की, एजुकेट करने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि अभी कुछ दिन के बाद आप लोग ये देखेंगे एक से बढ़कर एक आर्टिकल इस पर आएगा कि अटका हुआ रिफंड तो कैसे पाएँ क्योंकि आईटीआर फाइलिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाती है। और अमरपाल सर, आप ज़रूर ये देखेंगे आगे कुछ ही कुछ ही दिनों के बाद कि मनी गुरु शो में इसी पर बात हो रही होगी कि रिफंड जिनका नहीं आया है वो रिफंड अपने कैसे पाएंगे। आपने यूजुअली सबसे ज्यादा गलतियां कहां पर करती हुई लोगों को देखी हैं, जैसा कि सुनील जी भी एग्जांपल दे रहे थे, जिससे उनका रिफंड अटक जाता है? सो आई थिंक सबसे बड़ी स्मिता जो गलती लोग करते हैं, एंड आई थिंक सुनील जी ने भी इस बात को बड़ा क्लियरली कहा है कि लोग साल में एक बारी भी अपने बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं जाते। वैसे हर खर्चा करने से पहले नेगोशिएट करते हैं, बट अपनी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट एंट्रीज पे ध्यान नहीं देते। सब लोग अपना डेबिट पे ध्यान दे रहे हैं। साल में एक बारी अगर बैठ के अपने बैंक स्टेटमेंट्स को, जितने भी बैंक स्टेटमेंट, उनकी क्रेडिट एंट्रीज को देख लें कि मुझे इनकम या क्रेडिट कहाँ से आया है। मैं आपको बता सकता हूँ स्मिता, कोई ना कोई सरप्राइज जरूर निकलेगा। ह्यूमन मेमोरी ऐसी नहीं है कि सबको याद रहे कि साल भर में क्या आया, क्या इनकम आई। तो बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली सस्पेंस से फुल होती है। तो जब मेरा सजेशन ये है कि हर इंसान को एक बार ही अपनी बैंक स्टेटमेंट, सारी क्रेडिट एंट्रीज, डेबिट छोड़ दीजिए, क्रेडिट एंट्रीज पे जरूर ध्यान दें और उसके आगे नरेशन लिख लें। कोई भी बड़ा अमाउंट हो, कोई भी सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, कि वो नरेशन क्या है। और आजकल तो इतनी सहूलियत है, आप एक्सेल में फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करके उसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए फॉर क्रेडिट एंट्रीज। आइडियली तो लोग बोलते हैं कि मंथली करना चाहिए, बट आप साल में एक बार ही जरूर करिए। और सारी जो, जैसे सुनील जी बोल रहे थे, रिसीट्स, आई थिंक ओल्ड फैशन माना जाता है रिसीट्स रखना, बट आज की डेट में डिजिटली भी आप रख सकते हैं। बट फॉर ऑल इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट परचेजेस आज भी रिसीट्स रखनी चाहिए। सो जो लोग ये दो रिकंसिलिएशन, हमने पहले फॉर्म्स की बात करी, 26 एएस, एआईएस और फॉर्म 16, उनकी रिकंसिलिएशन, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट एंट्रीज, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। सपोज आपने डे ट्रेडर हैं या स्पेकुलेटिव इनकम है, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिला है, आपने गिफ्ट दिया है, वो सारी इनकम आपको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पता चल जाएगी। बट उसका रिकॉर्ड रखना और रिप्रोड्यूस करना रिटर्न के लिए बहुत क्रिटिकल है। अदर बिल्कुल। इनकम जो आती है, हाउस प्रॉपर्टी की, सॉरी स्मिता, एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो कि कैपिटल गेन्स है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत क्रिटिकल है।
तो कुल मिलाकर ये चीज़ें अगर मुश्किल हैं तो ज़रूरी है कि थोड़ा पहले से करना शुरू कर दीजिए, ताकि जहां अटकेंगे वहां पर टाइम रहेगा किसी ना किसी से सलाह लेकर, और फिर आप उसको आराम से कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा ये आज का शो भी आप लोगों को डेडिकेटेड था, जो लोग लास्ट मिनट में अब ITR भरने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस शो से आई एम श्योर दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स ने जो आपको सलाह दी वो ज़रूर आपके काम आएगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच अमरपाल सर हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। सुनील जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।